हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकेडमिक एस। आज हम लोग बिजनेस स्टडीज क्लास 12 चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को कवर करेंगे। ये इस चैप्टर का वन शॉट होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको बुक रीडिंग करनी पड़ेगी। जो भी एनसीईआरटी की आपकी बिजनेस स्टडीज की बुक है उससे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको हाईलाइट कर लेना है, चैप्टर चार्ट बनाना है। एंड दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस चैप्टर से बहुत सारे केस स्टडीज़ बनते हैं, बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो ये दो काम आपको इस वीडियो को देखने के बाद करना ही करना है। इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें मैंने इस चैप्टर को बहुत डिटेल में समझाया है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट ये वर्ड आपने बहुत जगह सुना होगा। मैनेजमेंट का बेसिक मतलब होता है कि हर चीज़ को मैनेज करना, सही तरीके से देखना कि सब चीज़ हिसाब से हुई है कि नहीं हुई है, वो होता है मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ पे आप एक गोल सेट किया और उस गोल अचीव करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने गोल सेट किया कि मैं एक हफ्ते में 2 चैप्टर बिजनेस स्टडीज की कंप्लीट कर लूंगी, कवर कर लूंगी। तो ये क्या है? आपका गोल है। अब आप उस गोल को अचीव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो भी काम आप कर रहे हो उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं इस मोटिव के साथ कि हम लोग अपने गोल्स को अचीव कर पाएं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इस डेफिनेशन में आपको ये 3 टर्म्स दिख रहे होंगे: प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। सो प्रोसेस क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो एक मैनेजर परफॉर्म करता है चीज़ों को करने के लिए। तो इसीलिए इसे एक प्रोसेस बोला गया है। तो इसमें मेन 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के: प्लानिंग, organizing, staffing, directing and controlling. Second, effectiveness, completing the work on time. बेसिकली आप टाइम पे अपना काम कंप्लीट कर ले रहे हो, उसका मतलब आप इफेक्टिव हो। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है डूइंग द वर्क विद मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट आप कोई भी काम कर रहे हो उसे हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इफेक्टिवनेस मतलब कि काम कंप्लीट करना टाइम पे, वो होता है इफेक्टिव होना। एफिशिएंसी मतलब कि काम कंप्लीट करना लेकिन मिनिमम वेस्टेज के साथ, डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट, उसी को हम एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक टॉपिक है इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। तो बेसिकली मैनेजर को दोनों में एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आप अपना काम टाइम पे कंप्लीट कर रहे हो लेकिन ज़्यादा कॉस्ट आ रही है तो इस केस में क्या होगा? आप इफेक्टिव तो हो लेकिन एफिशिएंट नहीं हो। दूसरा केस क्या है कि आप काम तो मिनिमम कॉस्ट के साथ कर रहे हो लेकिन आप काम टाइम पे कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हो। इस केस में आप एफिशिएंट तो हो लेकिन आप काम टाइम पे कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप इफेक्टिव ही नहीं हो। ऐसे केस ना हो इसीलिए आपको एक बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में। ओके, एक एग्जांपल लेके इन दोनों को बहुत अच्छे से समझते हैं। एक कंपनी जो है उसका टारगेट प्रोडक्शन है 5000 यूनिट्स इन अ ईयर, क्योंकि पावर फेलियर हो गया तो इस वजह से कंपनी क्या कर रही है? डबल शिफ्ट पे काम कर रही है। इससे क्या हुआ कि वो टारगेट तो अचीव हो गया लेकिन डबल शिफ्ट पे काम करने की वजह से उसका कॉस्ट बढ़ गया। तो इस केस में क्या हो? आप इफेक्टिव तो हो लेकिन एफिशिएंट नहीं हो। यही अगर हम दूसरा केस लें कि वही कंपनी जो है 5000 यूनिट्स उसका टारगेट है, राइट? अब वो जो भी गुड्स बना रही है वो इस मोटिव के साथ बना रही है कि जो भी वो गुड्स प्रोड्यूस करे उसमें कॉस्ट जितनी कम से कम आ पाए। तो इस केस में हुआ क्या कि वो कॉस्ट तो उसकी कम हो गई लेकिन वो अपना टारगेट ही नहीं अचीव कर पाई। मतलब इस केस में आप एफिशिएंट तो हो लेकिन इफेक्टिव नहीं हो। तो एक कंपनी को इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों को बैलेंस में रख के चलना पड़ता है अगर आप कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हो। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि इफेक्टिवनेस क्या होती है और एफिशिएंसी क्या होती है और उन दोनों में डिफरेंस क्या है और बैलेंस एक मेंटेन करना क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये हम लोगों ने मैनेजमेंट की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो गोल है हम उसको अचीव कर पाए। तो मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। आप अपना एक गोल सेट करते हो और काम भी उसी अकॉर्डिंग करते हो कि हम अपने गोल को अचीव कर पाए। सेकेंड आ जाता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव। तो मैनेजमेंट जो है परवेजिव है। परवेजिव का मतलब होता है एवरीवेयर। मैनेजमेंट हर जगह है। जो एक्टिविटीज एक एंटरप्राइज को मैनेज करने में इन्वॉल्व होती हैं वो हर जगह कॉमन है। ठीक है,
नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट की बेसिक 3 डायमेंशंस होती हैं। अगर आप पूरे अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है, अपना जो बिजनेस है, उसको मैनेज करना चाहते हो, तो मेन 3 चीज़ों को आप मैनेज कर दो, आपका पूरा बिजनेस अच्छे से मैनेज हो जाएगा। पहले, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी जो भी आप काम कर रहे हो, आप सही से उसको मैनेज करके चलो। सेकंड, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। देखो, ह्यूमन बीइंग्स वो सबसे ग्रेटेस्ट एसेट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अगर आप उनको मैनेज कर लोगे, तो काम भी सही से मैनेज होगा। और अगर आप मैनेजमेंट ऑफ वर्क सही से कर रहे हो, मैनेजमेंट ऑफ पीपल सही से कर रहे हो, तो आपका मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस भी सही से होगा, यानी आपके जितने भी काम होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी सब सही से होंगे। तो ये होता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है। पहले आप प्लानिंग करोगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर आप फिर से प्लानिंग करते हो। कंट्रोलिंग में आप चेक किए, ठीक है, फिर आप फिर से उसके बाद प्लानिंग करते हो, राइट। तो मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग नीड्स के साथ आते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर पाए, तो मेन मोटिव हमारा यही है, जो भी बिजनेस का गोल है, हमें उसे अचीव करना है। तो एक मैनेजर क्या करेगा कि जितने भी अलग अलग लोग हैं, उनको एक साथ यूनाइट करेगा, उनके जो एफर्ट्स हैं उनको एक साथ लाएगा, उनको कोऑर्डिनेट करवाएगा, ताकि वो मिलके एक डायरेक्शन में काम करें। और जब वो एक डायरेक्शन में काम करेंगे, तो आप अपने गोल्स को ईजिली अचीव कर पाओगे। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, तो बिजनेस को भी उस अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है। मैनेजमेंट को भी टाइम टू टाइम अपने आप को चेंज करना पड़ता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इन्वायरमेंट। मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब होता है कि मैनेजमेंट जो है उसको सिर्फ आप फील कर पा रहे हैं, ये दिखाई नहीं देता मैनेजमेंट। इट कैन नॉट बी सीन, बट हिज प्रेजेंस कैन बी फेल्ट इन द वे द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने टारगेट सही से अचीव कर पा रहे हो, आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो हैप्पी हैं, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अच्छा है। तो आई होप ये 7 फीचर्स आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के मेन 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड आ जाता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट को इन तीनों को साथ में लेके चलना होता है। पहला, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जो मेन मोटिव होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो यही होता है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज उसको मैक्सिमम आप यूज कर पाओ, मिनिमम वेस्टेज के साथ। तो अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले आपका टारगेट ये होता है कि आप उस जो मार्केट है, आप मार्केट में सर्वाइव कर जाओ। पहला आपका क्या टारगेट होता है? सर्वाइवल। सेकंड होता है प्रॉफिट। अब सिर्फ सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी जनरेट करना है, ताकि आप ग्रो भी कर पाओ। एंड नेक्स्ट हो जाता है ग्रोथ। अब जब आप प्रॉफिट जनरेट करने लगोगे, बिजनेस को एक्सपैंड कर पाओगे, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक बिजनेस यही चाहता है कि वो ग्रो कर पाए। तो यही मेन 3 आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब बिजनेस का सोसाइटी के टुवर्ड्स भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। यानी एक बिजनेस अगर मान लो डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड का यूज कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अलग अलग लोग काम करते हैं, अलग अलग मोटिव के साथ आते हैं। एक मैनेजर का काम होता है कि आप उनके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव करने में हेल्प करो। और जब आप उनका ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करोगे, तब वो भी सारे लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे और आपके भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो एक टास्क होता है मैनेजर का, वो यही होता है कि जो भी अलग अलग लोग हैं, उनके एफर्ट्स को यूनाइट करें, उनके एफर्ट्स को एक साथ लाएं, ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाओ। मैनेजमेंट इसीलिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। सेकेंड, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। एक मैनेजर जो अपनी टीम को मोटिवेट करता है, अपनी टीम को लीड करता है, ताकि जो मेंबर्स हैं वो भी अपने पर्सनल गोल्स को भी अचीव कर पाएँ, और उसके साथ वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को भी अचीव कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। जो एक मैनेजर का काम ही यही होता है, रिसोर्सेज है उनका मैक्सिमम यूज कर पाए, उनका मिनिमम वेस्टेज हो, जिससे उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो, ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में लगातार बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। अब चेंजेस के साथ खुद को भी चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सिंपल सी चीज़ है, जैसे इन्वायरमेंट में एम्प्लॉयज कंफर्टेबल होते हैं, वो नहीं चाहते कि वो उसमें कुछ भी चेंजेस आए, तो पीपल रेसिस्ट चेंज। तो ये भी काम एक मैनेजर का ही होता है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी एक साथ एकजुट करें, उनको भी मोटिवेट करें, ताकि सब लोग साथ में मिलके ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उसको अचीव कर पाए। तो मैनेजमेंट ही जो है वो
डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो अभी हम लोगों ने सोशल ऑब्जेक्टिव भी देखे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। तो मैनेजमेंट क्या करता है, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारी चीजें करता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना। तो ये सारे आपके हो जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। आर्ट में सबसे पहले हम ये समझेंगे आर्ट का मतलब क्या होता है, फिर आर्ट के फीचर्स क्या होते हैं, और अगर वो आर्ट के फीचर्स मैनेजमेंट पे भी अप्लाई हो रहे हैं तो हम बोलेंगे कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। इससे हम तीनों को लेके चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं आर्ट क्या होता है। आर्ट क्या है, जो भी आपके पास नॉलेज है उसको आप क्रिएटिव तरीके से उसको यूज कर रहे हो ताकि आप अपने जो भी रिजल्ट है उसको अचीव कर पाओ, इसी को हम बोलते हैं आर्ट। अब आर्ट के कुछ फीचर्स होते हैं। पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डांस, तो डांस की बेसिक नॉलेज तो आपके पास होनी ही चाहिए ना। लिटरेचर, म्यूजिक, कुछ बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। सेकंड, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। ओके, तो बेसिक नॉलेज तो हर एक के पास होता है, लेकिन आप उसको किस तरह से अप्लाई कर रहे हो वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। तो आर्ट क्या है, एक पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। हर आर्ट क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, आपकी क्रिएटिव प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कितने अच्छे से उसको अप्लाई कर रहे हो, राइट है। तो ये तीन मेन फीचर्स हो जाते हैं आर्ट के, और यही तीनों फीचर्स आपके मैनेजमेंट में भी होते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में भी एक बेसिक नॉलेज होती है, बेसिक कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी उसमें भी एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। सेकंड, मैनेजमेंट में भी जो मैनेजर होता है वो पर्सनली उस बेसिक नॉलेज का यूज करता है, अलग अलग तरीके से उसको अप्लाई करता है। थर्ड, मैनेजमेंट में भी डिपेंड होता है आपके प्रैक्टिस क्रिएटिविटी पे, आप किस तरीके से, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप किस तरीके से उसको डील कर पा रहे हो, राइट। मैनेजमेंट में भी वही सारे फीचर्स हैं जो आर्ट में है, इसलिए हम मैनेजमेंट को एक आर्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस क्या है, एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, सिस्टमैटिक वे में सारा काम होता है साइंस में। लॉ होते हैं, जो भी ट्रुथ होते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब साइंस के फीचर्स देख लेते हैं। साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी इसमें हर काम सिस्टम से होता है, स्टेप बाय स्टेप सारा काम चलता है, ठीक है। इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे। सेकेंड, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, बहुत सारे अलग ऑब्जर्वेशन के थ्रू, या बहुत सारे आपने एक्सपेरिमेंट किए होते हैं, उससे आपके साइंस के प्रिंसिपल्स बनते हैं, ठीक है। थर्ड, यूनिवर्सल वैलिडिटी, यानी जितने भी आपके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेबिलिटी होती है, ठीक है। ये तीन तो हो गए साइंस के फीचर्स। अब क्या देखते हैं मैनेजमेंट पे भी ये अप्लाई होते हैं कि नहीं होते। तो पहला, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, एक सिस्टम होता है, उसी के अकॉर्डिंग आप काम करते हो। मैनेजमेंट की भी कुछ बेसिक थ्योरी, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। सेकेंड, बहुत सारे आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं, जाके मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स बनते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं एक्सपेरिमेंट पे, लेकिन क्योंकि हम लोग मैनेजमेंट में ह्यूमन बींग्स के साथ डील करते हैं और ह्यूमन बींग्स का जो बिहेवियर है वो अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए मैनेजमेंट को हम लोग इन एग्जैक्ट साइंस भी कहते हैं। एंड थर्ड, यूनिवर्सल वैलिडिटी। वैसे तो जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो पूरे एग्जैक्ट साइंस के प्रिंसिपल्स जैसे नहीं है, तो इनका एप्लीकेशन और यूज यूनिवर्सल नहीं हो सकता, राइट। क्योंकि ह्यूमन बींग्स के साथ आप डील करते हो और सबका बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल है, तो इसी वजह से यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी और वैलिडिटी भी नहीं होती। मैनेजमेंट इज नॉट अ साइंस। नेक्स्ट इज प्रोफेशन। प्रोफेशन बेसिकली एक ऐसी फील्ड होती है, एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पे स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, स्पेसिफिक एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अब प्रोफेशन के फीचर्स देखते हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, एक बेसिक नॉलेज प्रोफेशन में भी होती है। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। जो एंट्री होती है प्रोफेशन में वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, उससे आपको एक डिग्री मिलती है, तब जाके आप उस फील्ड में आगे बढ़ पाते हो। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। हर एक प्रोफेशन जो है वो एफिलिएटेड है प्रोफेशनल एसोसिएशन से, जो उनको एंट्री रेगुलेट करते हैं, उनको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देते हैं, या जिस तरीके से आप उस प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट जो रहेगा वो सब चीज़ बताते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर इंडियन लॉयर बनना है तो आपको बार काउंसिल का मेंबर बनना पड़ेगा। तो प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं जिनका आपको मेंबर बनना पड़ता है। नेक्स्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। हर प्रोफेशन का एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि उस प्रोफेशन में आप किस तरीके से, आपका बिहेवियर होगा, किस तरीके से आपको काम करना है, राइट। नेक्स्ट, सर्विस मोटिव। हर एक प्रोफेशन का मेन जो मोटिव होता है सर्विस मोटिव, ठीक है। अब देखते हैं क्या मैनेजमेंट में भी ये काम होता है कि नहीं।
तो मैनेजमेंट में भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, एक बेसिक नॉलेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऐसी एंट्री पे, कोई भी मैनेजर बन सकता है, ऐसे कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बट स्टिल कुछ बेसिक नॉलेज, कुछ ट्रेनिंग की आपको जरूरत पड़ती है अगर आप एक मैनेजर बनना चाहते हो। नेक्स्ट, बहुत सारे एसोसिएशंस हैं अगर आप मैनेजर बनना चाहते हो इंडिया में, लाइक AIMA है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जो कोड ऑफ कंडक्ट भी बताता है कि किस तरह से आपका बिहेवियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, बेसिक पर्पस जो होता है मैनेजमेंट का वो यही होता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करें, कोई सर्विस मोटिव तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा मैनेजमेंट टीम होगा जो एफिशिएंट होगा, तो ऑटोमेटिकली आप सोसाइटी को भी सर्व कर पाओगे अच्छा, ठीक है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दे पाओगे, आप सोशल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव कर पाओगे। तो एक तरह से बोलें तो मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल प्रोफेशन, बट मैनेजमेंट एक प्रोफेशन बन रहा है। नेक्स्ट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मेन 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, एक होता है टॉप मैनेजमेंट, देन मिडिल मैनेजमेंट, देन आता है सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट बेसिकली नाम से ही क्लियर हो रहा है, यानी सबसे सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन के इसमें आ जाते हैं, जैसे आपके चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, वो सब लोग टॉप मैनेजमेंट में आ जाते हैं। अब टॉप मैनेजर का मेनली काम क्या होता है? तो इनका मेन काम यही होता है कि जितने भी अलग अलग लोग हैं जिनके भी एफर्ट्स हैं उनको एक साथ लाते हैं ताकि वो जो भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर पाए, ठीक है। दूसरा काम इनका कि ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर पा रहा है, उसके वेलफेयर के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं वो सब यही सब बनाते हैं, जितनी भी पॉलिसीज होती हैं वो सारे यही टॉप मैनेजमेंट लोग बनाते हैं, ठीक है। अलग अलग गोल सेट करता, जो भी बिजनेस काम कर रहा है, जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सब के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो भी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे उन सब चीज़ों के लिए टॉप मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है। मिडल मैनेजमेंट बेसिकली एक लिंक है टॉप और लोअर लेवल मैनेजर्स के बीच का, ठीक है, जो टॉप मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजर को क्या करता है, जोड़ता है। ये क्या होते हैं, टॉप मैनेजर के सबॉर्डिनेट होते हैं, सबॉर्डिनेट यानी जूनियर होते हैं, और जो लोअर मैनेजर होते हैं उनके सुपीरियर होते हैं, ठीक है। इनको हम डिवीजन हेड्स भी बोलते हैं। इसमें आपके कौन कौन आ जाते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, या जितने भी आपके प्रोडक्शन मैनेजर आ जाते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब मिडिल मैनेजमेंट की क्या क्या रोल्स होते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो जो भी पॉलिसीज, जो भी स्ट्रेटेजीज टॉप मैनेजमेंट ने बनाई है वो सारी कौन इम्प्लीमेंट करता है, मिडिल मैनेजमेंट, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट के पास नेसेसरी पर्सनल, पर्सनल मतलब स्टाफ है या नहीं है ये भी चेक करना काम होता है। अलग अलग लोगों को उनकी ड्यूटीज असाइन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना, ठीक है, उनको मोटिवेट करना, सबको एक साथ लेके चलना, कोऑपरेट करना अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ, ये सब काम किसका होता है, मिडिल मैनेजर का होता है। एंड लास्ट आता है सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल मैनेजमेंट, जिसमें आपके फोरमैन आ जाते हैं, सुपरवाइजर्स आ जाते हैं, यानी बेसिकली वो लोग जो जितने भी वर्कर्स होते हैं उनके साथ डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये जो सुपरवाइजर्स होते हैं ये वर्कर्स के साथ डायरेक्ट इनका इंटरेक्शन होता है, तो इनका भी काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या करते हैं, वर्कर्स के एफर्ट्स को चेक करते हैं, उनको मोटिवेट, इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट है वो मेंटेन्ड होता है, वेस्टेज कम से कम होता है, ये सब चीज़ों के लिए ये लोअर मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आई होप आपको ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब बेसिक 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, ये हम लोगों ने मैनेजमेंट की डेफिनेशन में ही देख लिया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब लाइन बाय लाइन इसको कवर करते हैं। सबसे पहले प्लानिंग। प्लानिंग बेसिकली जब भी आप कोई काम करते हो तो आप क्या करते हो, ये डिसाइड करते हो कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है आपका, वो सब चीज़ आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो। प्लानिंग मतलब डिसाइड करना व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, राइट। ऑब्जेक्टिव सेट करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। सेकेंड आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब अब जो भी आपने प्लानिंग किया उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। जो भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको सेट करना, और जितने भी रिलेशनशिप है उसको इस्टेब्लिश करना कि कौन सुपीरियर होगा, कौन सबॉर्डिनेट होगा, वो सब चीज़ करना, वो हो जाता है ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड हो जाता है स्टाफिंग, मतलब सही इंसान को सही पोजीशन के लिए चूज करना, सेलेक्ट करना ही स्टाफिंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग यानी उन्हें डायरेक्ट करना, उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें लीड करना, ठीक है, उन्हें बताना कि आपको काम किस तरह से करना है, उनको सुपरवाइज करना, वो हो जाता है आपका डायरेक्टिंग, ठीक है। एंड लास्ट आ जाता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग यानी ये चेक करना, ये मॉनिटर करना कि काम एज पर प्लान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा तो वापस से फिर से प्लानिंग करना। तो यही आपके 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हो जाते हैं। अब आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज कोऑर्डिनेशन। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं।
तो कोऑर्डिनेशन, ये वर्ड अभी आप बहुत जगह सुन के पीछे आ रहे होगे कि अगर एक मैनेजर बिज़नेस के गोल्स को अचीव कर पाए, तो उसको जितने भी लोगों को हैं, उनके एफर्ट्स को एक साथ लाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट कराना पड़ेगा, उसी को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, राइट? तो अब ये समझते हैं कोऑर्डिनेशन होता क्या है? कोऑर्डिनेशन को हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, मतलब ये सबसे एसेंशियल एलिमेंट है मैनेजमेंट का, ठीक है? कोऑर्डिनेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे मैनेजर क्या कर रहा है, जितने भी अलग-अलग डिपार्टमेंट उनकी एक्टिविटीज़ है, उनको सिंक्रोनाइज़ कर रहा है। सिंक्रोनाइज़ मतलब एक साथ ला रहा है, ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए, उसी को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन बेसिकली एक थ्रेड की तरह है, जिससे जितने भी अलग-अलग डिपार्टमेंट हैं, वो बंधे हुए हैं। कोऑर्डिनेशन जो होता है वो इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट है। आपको हर एक जितने भी अलग-अलग फंक्शंस आप परफॉर्म कर रहे हो, उन सब में आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। अलग-अलग लेवल्स पे आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट इन ऑल द फंक्शंस एंड लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या होते हैं। फर्स्ट, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? अलग-अलग लोगों के जितने भी एफर्ट्स हैं, उनको एक साथ ला रहा है, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओ। ठीक है? नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करता है। देखो बेसिक होता क्या है कि जब अलग-अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, तो आप डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव पे फोकस करते हो, रेदर देन बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव है उस पे। तो कोऑर्डिनेशन की हेल्प से ही आप सब साथ में मिलके काम कर पाते हो। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, ठीक है? आप प्लानिंग स्टेज पे कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, एंड देन फिर कंट्रोलिंग के बाद आप फिर प्लानिंग करते हो, फिर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज़ एन ऑल परवेसिव फंक्शन, ठीक है? हर लेवल्स पे आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, आपको दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट करने की बहुत ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, ठीक है? कोऑर्डिनेशन क्या है? एक ऐसा फंक्शन है जो हर मैनेजर को परफॉर्म करना होता है। टॉप मैनेजर क्या करता है? मिडल के साथ कोऑर्डिनेट करता है। मिडल लोअर के साथ कोऑर्डिनेट करता है। लोअर वर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है? कोऑर्डिनेशन क्या हर मैनेजर्स की रिस्पांसिबिलिटी है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या है? एक डेलिब्रेट फंक्शन है। एक मैनेजर क्या करता है? अलग-अलग लोगों के एफर्ट्स को यूनाइट कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट मैनर। जहाँ पे मेंबर्स खुद से काम करना चाहते हैं, तो इससे क्या होता है? कोऑर्डिनेशन एक आपको डायरेक्शन बताता है कि आपको किस तरह से काम करना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? बेसिकली एक डेलिब्रेट फंक्शन है, जहाँ पे आप डेलिबरेटली, कॉन्शियसली आप क्या कर रहे हो? सारा काम करते हो। ठीक है? नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ग्रोथ इन साइज, जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, जैसे जैसे आपकी जो बिजनेस है वो एक्सपैंड होता है, वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की और इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, कोऑर्डिनेशन की और ज़रूरत पड़ने लगती है। ठीक है? क्योंकि नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो इंक्रीज करते हैं। सेकेंड, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, उनके अपने ऑब्जेक्टिव, अपनी पॉलिसीज होती हैं, जैसे हमने बताया। ठीक है? तो वो सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देने लगते हैं। इससे क्या होता है? फंक्शनल डिफरेंशिएशन आ जाता है। तो इस केस में भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। एंड नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। जो स्पेशलिस्ट हैं, वो मेनली ये सोचते हैं कि उनकी फील्ड में उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। वो एडवाइस नहीं लेते, सजेशन नहीं लेते कि डिफरेंट स्पेशलिस्ट के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, राइट? तो इस केस में भी कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।